बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वो स्लाइड चलेगी आपके पास? स्क्रीन शेयर कर दें आप? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दें तो मैं आपके साथ इन टच रहता हूँ। सर आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा अपनी, अच्छा, ठीक है? स्क्रीन शेयर कैसे होती है थोड़ा मुझे बताओ तो मैं कर देता हूँ अभी। मैं कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, आप कर दो। वो नहीं प्रेजेंटेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर आप बताइएगा आपको जो स्क्रीन शेयर हो जाए। हाँ, कर दें आप कर रहे हैं या? जी जी मैं हाँ, कर दें मुझे बस कर दें। बता दीजिए आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। जी जी जी। मुझे बस हाँ, ये ठीक है, आ गई। नेक्स्ट कीजिएगा सर। यस सर। अच्छा अच्छा, मैं नेक्स्ट कहता रहूँगा या यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं? सॉरी सर। अच्छा, नो यहाँ सर से। आप नेक्स्ट कहते रहे, मैं आगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कल्बे हैदर है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, एडल्ट का भी, चाइल्ड एंड एडोलिसेंस का भी। यहाँ सरकावाज इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है हैदराबाद में, उसमें, और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मैं वैसे सर्टिफाइड हूँ चाइल्ड एंड एडोलिसेंस साइकेट्री में आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से। इसके अलावा मैंने रिसर्च से डॉ यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्सेज़ किए हुए हैं। मैं मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन जो होती है उसमें सर्टिफाइड हूँ। इसके अलावा मैं सुपरवाइज़र भी हूँ, ट्रेन भी करता हूँ यहाँ लोगों को, और रिसर्चर भी हूँ। मेरे रिसर्च आर्टिकल मुख्तलिफ जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। मैं फैसिलिटेटर भी हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप्स यहाँ हमारी होती हैं, CPSP करवाता है पूरे पाकिस्तान में, हम वो भी करवाते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़। जी सर आपकी आवाज़ ऑडिबल है। आ रही है? नेक्स्ट कीजिए। थैंक यू। तो यस आज सर। एंगर पे, ये एंगर मैनेजमेंट में हम ये कर रहे हैं वर्कशॉप। बेसिकली मैनेजमेंट से ज़्यादा अगर हम इसको कहें कि हम एंगर को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, एंगर नॉर्मली एक इमोशन है, जैसे बाकी इमोशंस होते हैं हमारे, जैसे हम उदास महसूस करते हैं, मायूस महसूस करते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। ठीक है। कभी कभी और की कोई ऐसी बात हो जाए जो बिल्कुल ही ऐसी हो तो हम शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। तो ये जिस तरह से बाकी इमोशंस हैं उस तरह से यही हमारा जो है एंगर भी एक इमोशन है। ठीक है। अब ये हेल्दी भी है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको अभी कोई सांप जहाँ आप बैठे हैं वहाँ आ जाए, या छिपकली की मिसाल ज़्यादा अच्छी होगी, छिपकली आ जाए तो क्या होगा? तो आप सब लोग परेशान हो जाएंगे, थोड़ी देर परेशान रहेंगे, फिर आप में से किसी को गुस्सा आएगा, वो उठा के उस पर कोई चीज़ मार देगा। तो एज अ लाइफ सेविंग भी है एंगर। ठीक है, लेकिन इसकी एक हद है जहाँ तक ये लाइफ सेविंग है, कि ये आपकी लाइफ को बचा सकता है। लेकिन अगर इसकी शिद्दत उससे ज़्यादा बढ़ जाए और इसकी एक्सप्रेशन उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। अच्छा, एंगर एक मखसूस है थ्रेशोल्ड, उस पर काम करता है। मतलब एक तो है चिड़चिड़ापन। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, वो ऐसे होंगे कि वो हर वक्त हंसते रहते होंगे, आप कुछ कह दें उन्हें वो कहेंगे भाई ये तो खुश मिजाज आदमी है। और कुछ ऐसे होंगे जो चिड़चिड़े होंगे। तो चिड़चिड़े से लेकर कोई गाड़ियों को आग लगा देने तक, बम धमाके कर देने तक, ये सब एंगर के स्टेजेस हैं, या इसकी नेचर है जो बड़ी डिस्ट्रक्टिव है। बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी कोई हमें ऐसी बात होती है जिस पे हम चिढ़ जाएं, या हमारी इनकैपेसिटी ज़ाहिर हो, या हमें खौफ महसूस हो, तो हम उसका इजहार एंगर से करते हैं। ठीक है।
अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये होती हैं एक्सटर्नल, मतलब बाहर से कोई ऐसा स्टिमुलाई आता है जिससे आपको चिड़चिड़ापन होता है, आपको गुस्सा आ जाता है, या आपको एंजाइटी होती है, फियर होता है, और उसका इजहार फिर आप एंगर में करते हैं। तो वो स्टिमुलाई आने में और आपका रिस्पांस देने में थोड़ा सा टाइम है बीच में। अब ये जो टाइम है इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस टाइम को बढ़ा लें तो आपका जो रिस्पांस है जो एंगर में आता है या डिस्ट्रक्टिव आता है, आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है। होता बेसिकली क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और दिमाग के जो आगे वाला हिस्सा है ये कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो आगे वाला हिस्सा है ये बड़े अरसे में जाके डेवलप हुआ है, ठीक है। मतलब सब स्पीशीज में नहीं है, जैसे ह्यूमन तो एक स्पेशी है ना, और भी स्पेशीज है, मतलब जैसे बिल्ली है, अभी बिल्ली की आप टांग पे मार दो, दुम दबा दो उसकी, तो वो आप पे गुर्राना शुरू कर देगी, मारना शुरू कर देगी, ऐसा ही है, ठीक है। तो हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर ज़रा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, और ये दिमाग का अगला हिस्सा जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। बेसिकली ये वाइज डिसीजंस लेता है, ऐसे डिसीजन लेता है जो हमारे लिए मैनेजेबल हो या हम सिचुएशन को मैनेज कर सकें। और एक हमारे दिमाग के अंदर होता है एमिगडाला, जो हमारे इमोशंस पे रेगुलेट करता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए किसी ने मुझे उठ के गाली दी, मैंने भी जवाब में गाली, ये एमिगडाला का रिएक्शन है, ठीक है। ये इमीडिएट रिएक्शन है जो एमिगडाला से आता है, ये इमोशनल रिएक्शन, सारे इमोशंस जो हैं हमारे वो सब एमिगडाला के अंदर होते हैं। अब कोई स्टिमुलाई आया, किसी ने मुझे कुछ कहा, कोई बदतमीज़ी की, मैंने भी उठ के शुरू कर दी जी टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में जो रिस्पांस आया है मेरा एमिगडाला से फ़ौरन, सामने वाले ने मुझे कुछ कहा, मैंने भी जवाब दिया, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिले करूं और अपने लिए टाइम ले लूं सोचने का कि इसने मुझे क्यों कहा, या मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाऊं, उसका फ़ौरन जवाब ना दूं, तो हमारा ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये अपना काम शुरू कर देगा और फिर हमारा एंगर रिस्पॉन्स डिले हो जाएगा। अब आप इसको ये कितना भी चाहे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जब इस्लाम आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, वहाँ लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए कि उनके जूते लहूलुहान हो गए, लेकिन उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो आपका रिस्पांस है इसको आप डिले करेंगे तो आप एंगर को डिले कर सकते हैं और एंगर की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि एक स्टूडेंट को आपने कोई असाइनमेंट दी और वो 3 हफ्ते से मुस्तकिल वो असाइनमेंट करके नहीं आ रहा, तो वाकई आपका दिल चाहेगा कि आप उसे रिलीफ कर दें, ठीक है। लेकिन आप इसको अल्टरनेट कोई और ज़रिया भी निकाल सकते हैं जिससे आप उससे वो काम ले लें जो आप नहीं ले सकते गुस्से के अलावा, ठीक है। वो हम आगे लर्न करते हैं कैसे हमें करना है। लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बताई रिस्पॉन्स रेट, ये बहुत ज़रूरी है, ये जितना बड़ा होगा उतना एंगर आपका डिले होगा, ठीक है। इसके बरस के हम अपने ब्रेन को एमिगडाला के हाथों हाईजैक होने दें कि उसने हमें कुछ कहा है तो हम भी उसे कुछ कहें, हम रिस्पॉन्स रेट अपना बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एंगर डिले होगा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा बेटा। So expressing it. हाँ ये आ जाए, मेरे पास चेंज नहीं हुआ। अच्छा ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। तो ये सॉरी, मेरे पास चेंज नहीं हो रही। आपके पास एक्सप्रेसिंग एंगर? नहीं नहीं, स्लाइड एक सेकंड रुकिए। हाँ अब आ गया, ठीक है। जी जी, अच्छा जी जी, ये वाली है। आ गई। अच्छा देखें, जैसे हम दुनिया में आते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से जब हम दुनिया में आते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे साथ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, ठीक है। उनमें एक बेसिक इंस्टिंक्ट है फियर, खौफ का, जैसे हम खाते पीते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं, खाने की तमन्ना में लगे रहते हैं, तो ये भी फियर भी जो है ये उसी के साथ आता है। अच्छा फियर से ही एंगर रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ आपको फियर होगा और आपको एहसास होगा कि आपकी इनकैपेसिटी है, आप इनएडिक्वेट है, वहाँ गुस्सा करने लगेंगे, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्रेस मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बॉडीली रिस्पॉन्स दे देते हैं फ़ौरन से, कुछ लोग टाइम लेते हैं कि कुछ सोच के फिर रिस्पॉन्स दें,
ठीक है। तो अब इसके 3 तरह के मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज आते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट ट्रायल कीजिएगा बेटे प्लीज। हाँ नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। कि कोई और उसका 1 मिनट अरे ये तो जी अब हो रही है चला गया। हाँ हो रही है। अप्रोचेस। जी जी हाँ रुक जाए। ये देखिए थ्री। ये 3 अप्रोचेज ऐसी हैं जो अगर हम अपना रिस्पांस रेट, जैसे मैंने जी पहले जी आपसे बात की कि उसको बढ़ा लें रिस्पांस रेट को, तो हम इन 3 अप्रोचेस पे एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें से जो पहली अप्रोच है वो है एक्सप्रेसिंग अप्रोच। आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ, जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और एक दूसरे के कलीग्स हैं, कुछ दोस्त हैं। यहाँ आपको कोई इशू हो जाए किसी दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी कलीग के साथ, तो यहाँ आप एक्सप्रेसिंग वाले से काम ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना रिस्पॉन्स को डिले करें, फ़ौरन से जवाब ना दें किसी एंगर वाली बात पे। अब जब आप डिले करेंगे तो आप एक्सप्रेस कर सकेंगे, उससे बैठ के डिस्कस कर सकेंगे कि देखो तुम्हारी इस बात पे मुझे गुस्सा आया, इसको इसका क्या किया जाए। ठीक है, और वो भी फिर पॉजिटिवली जवाब देगा जब आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। ये हम आगे लर्न करते हैं कि और किस तरह से एक्सप्रेस होता है। दूसरा है सप्रेसिंग। सप्रेस है कि उसको सप्रेस करना और कोई और फॉर्म देना। ठीक है, वैसे तो अगर आप गुस्से को मुस्तकिल सप्रेस करते रहेंगे और पीते रहेंगे गुस्से को, तो ये आपको नुकसान देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सप्रेस करके किसी और फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कामिंग का मतलब ये है कि आप अपने आप को किस तरह ठंडा रखते हैं। जैसे डीप ब्रीदिंग करते हैं, उस जगह से हट जाते हैं, एक गिलास पानी का पी लेते हैं। ठीक है, सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, तो ये कामिंग इफेक्ट्स आते हैं इसके, कि आप थोड़ी देर उसको डिले कर रहे हैं। लेकिन बाकी दो में ये है कि आप थोड़ी देर बाद उससे डिस्कस करेंगे, सप्रेस करके उसे कोई और दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा बेटी। सर चेंज हो रही है स्लाइड। नहीं मेरे पास नहीं। चले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेसिंग की जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये होगा कि आप वापस उसके पास जाएंगे, उस वक्त नहीं। अच्छा देखें, खेल सारा जो है वो 15 मिनट से 20 मिनट का है। 15-20 मिनट अगर आप इसको बर्दाश्त कर लेते हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा कि आप एक्सप्रेस कर सकें। अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा हो जाता है और आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको फिर एंगर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इससे कम टाइम में रिस्पॉन्ड करेंगे तो ऑब्वियसली आप एमिगडाला क्या, तो आपका ब्रेन हाईजैक हो जाएगा और आप फ़ौरन से एग्रेसिव ही रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि दूसरा हमारा है सप्रेस्ड, जो इस वक्त स्लाइड मेरे सामने आई है। इससे पहले हम एक्सप्रेस पे बात कर रहे थे कि किस तरह उसको किया जाए। अगर आप एक्सप्रेस दूसरी तरह से करते हैं कि गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे, तो वो पैथोलॉजिकल है, आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, सप्रेस में ये होता है कि आप रीडायरेक्ट करते हैं उसको, किसी और चीज़ में ले जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह करें कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक बंदा है वो हमेशा आपको गुस्सा ही दिलाता है। ठीक है, तो आप उसको फूल दे दें, कोई उसके लिए कोई शर्ट गिफ्ट ले जाए। ठीक है, कोई उसको पेन गिफ्ट दे दें। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपका एंगर तो है लेकिन आपने उसको सब डायरेक्शन दे दी। अच्छा, एक सप्रेशन और भी होती है। वो सप्रेशन जो होती है वो पैसिव एंगर में सामने आती है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा कि आपने बड़ी कोई गलती की लेकिन उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन जब आप सर्टिफिकेट साइन कराने गए तो उन्होंने सी कैटेगरी में सर्टिफिकेट साइन कर दिया। जिसको वो कहते हैं कि कलम भी मार मारते हैं। ठीक है, वो पैसिव एग्रेशन कहलाती है। वो एग्रेशन उस वक्त शो नहीं करते लेकिन वो पैसिवली इन चीज़ों को शो करते हैं, और पैसिव एग्रेशन शो करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। एग्रेशन वो भी होती है लेकिन वो ज़रा पैसिव किस्म की होती है, इसलिए उसमें मारधाड़ नहीं होती, इसलिए इसको पैसिव एग्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा बेटा। यस सर। ये सप्रेस वाला हो गया था। हाँ ये हो गया था, आगे कीजिएगा। जी 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 ओके। थर्ड वे टू डील विद एंगर। हाँ आगे चले। हाँ ये आ गया ना थर्ड ओके वे। जी जी जी। अच्छा, ये काम इनसाइड वाला बड़ा ज़बरदस्त है। जी ये वही। आप YouTube पे भी देख सकते हैं, इसकी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। इसमें एक एक्सरसाइज तो सबसे अच्छी ये है कि जिस जगह आपको गुस्सा आ रहा हो वहाँ से हट जाए।
ठीक है। अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो खड़े होकर किसी और तरफ चले जाएं, एक गिलास पानी का पी लें, अपने आप को काम करें, डीप ब्रीदिंग शुरू करें, गहरे लंबे सांस लें। अगर आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते तो आप 3 से 4 मिनट सांस अंदर लेके उसे रोक के 3 से 4 सेकंड रोक के फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे बड़ा कामिंग इफेक्ट आता है। बेसिकली होता क्या है, आप लोग महसूस करते होंगे जैसे ही आपको एंगर आएगा तो आप देखेंगे आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ठीक है, आप कपकपाने लगेंगे, आंखें आपकी खुल के चौड़ी हो जाएंगी, बड़ी सी हो जाएंगी, ठीक है, मुंह पे आपके फ्लैशेस होने लगेंगे, ठीक है, और ये कि आपके एकदम से आपको महसूस होगा जैसे आपके अंदर बड़ी अजीब सी जान आ गई है। अब ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि आपके अंदर वो हार्मोन जो स्ट्रेस में होते हैं बढ़ जाते हैं। अब कुछ देर तो आपकी बॉडी उनको बर्दाश्त कर सकती है, जैसे 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद वो बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। डिस्ट्रैक्ट इस तरह करना शुरू करते हैं कि देखिए अभी आप हैं यंग, अभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, गुस्से में 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, गुस्से में 140 हो गया, 150 हो गया, आपने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जैसे ही ये मुस्तकिल बढ़ के 160 पे जाएगा आपको डैमेज करेगा, ठीक है, आपको डैमेज इस तरह करेगा कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। और अगर ये रोज़ आपको आ रहा है, मुस्तकिल आ रहा है और हार्मोन्स आपके बढ़े हुए हैं तो स्ट्रेस की वजह से आपको डायबिटीज़ और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह गुर्दों का मसला शुरू हो जाता है, ठीक है, ये ब्रीदिंग का इशू शुरू हो जाता है। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है उनकी ब्रीदिंग जो है बड़ी फास्ट हो जाती है एकदम से, ठीक है। तो ये वो है जो जिस्म पे इसके असरात आते हैं नेगेटिव। अगर हम इसे इस तरह से मुस्तकिल गुस्से में रहें और मुस्तकिल इसको एक्सप्रेस भी करते रहें चीज़ों में, जैसे क्या है कि जी कुछ घरों में ऐसा होता है जी वालिद साहब आ गए, वालिद साहब बड़े गुस्से के, सब खामोश होकर बैठ गए, वालिद साहब को ज़रा से खाने में देर हुई, उन्होंने बर्तन वर्तन तोड़ने शुरू कर दिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप तो वो वालिद साहब तो खुद तो तकलीफ में है, लेकिन और लोग भी खौफ के मारे जो है वो परेशान है, ठीक है। और लोगों की लर्निंग ये हो रही है कि जी हम जब वालिद बनेंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही गुस्सा किया करेंगे, घर में भी गुस्से से आएंगे। जो बच्चा होता है वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह होता है ना, आप जो करते रहते हैं वो लर्न करता रहता है, ठीक है। और वो फिर अरसे बाद जब वो उस पोजीशन पे आएगा तो वो भी उसे उसी तरह से एक्सप्रेस करेगा जिस तरह से आप कर रहे हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। Yes, sir. Why are some people more हाँ angry than देखिए, others? कुछ लोग ज़्यादा एंग्री होते हैं बनस्बत दूसरे लोगों से। जैसे फर्ज कीजिए कि कुछ आपके दोस्त होंगे, उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, कुछ ऐसे होंगे जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो जल्दी से उन्हें गुस्सा आ जाएगा, वो बड़े चिड़चिड़े होंगे। इसकी एक वजह तो ये है कि उनका बचपन कैसा गुजरा है। अगर उनका बचपन ऐसे माहौल में गुजरा है जो ज़्यादा इरिटेटिंग था तो वो फिक्स्ड हो गए हैं कि फ्रस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स जो है वो गुस्से से दे रहे हैं। जब भी उन्हें फ्रस्ट्रेशन होगी वो गुस्सा है। आप कैंटीन पे लाइन में खड़े होंगे, गुस्सा आ जाएगा, लाइन वाइन तोड़ के और ये क्या कर रहे हो, और लाइन लगी हुई है। बैंक में खड़े हुए तो वहाँ उन्हें गुस्सा आ जाएगा कि जी लाइन में, तो वो फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पाते। कुछ लोगों के साथ साइकोलॉजिकल इशू ये होता है कि उन्हें डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन का जवाब एंगर से देते हैं, ठीक है। जहाँ भी वो ऐसे इमोशंस को महसूस करें जो डिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं, वो उसका रिप्लाई हमेशा एंगर से देंगे। इसी तरह कुछ लोग एंशियस होते हैं, हर वक्त आपने देखा होगा जल्दी में रहते हैं, जल्दी से ये कर दो, जल्दी से ये कर दो, जल्दी से ये कर दो, कुर्सी पे भी चैन से नहीं बैठते। तो ये वो लोग होते हैं, ये भी रिस्पॉन्स एंगर। तो कुछ लोगों का ये इशू होता है साइकोलॉजिकल, जिसमें वो एंगर से रिस्पॉन्स करते हैं। और कुछ लोगों का इस तरह से होता है कि वो काम माइंड के होते हैं, थोड़े हर बात को समझ के फिर उसका जवाब देते हैं। मतलब आप अगर उन्हें कोई बदतमीजी भी करो उनके साथ तो वो बड़ा टाइम लेंगे उसका जवाब देने में। तो ये इसलिए ये बाय नेचर भी होता है कुछ लोगों को जल्दी, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हम उन्हें एंगर अंडरस्टैंडिंग सिखाएं। जैसे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं या अभी आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, उसमें बताऊंगा चीज़ें बहुत सारी, तो उसमें हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा बेटा। Yes, sir. Other causes of chronic anger. ठीक है। मेरे पास चेंज नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे पास करने में। सर आई गेस आपके वो वाईफाई की वजह से होता है। अच्छा आ जाइए अभी थोड़ी। ठीक। अच्छा, ये वही हमने बात की कि जेनेटिकली भी होता है, कुछ लोगों के जीन में ऐसा होता है कि वो गुस्से में उनके जीन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। जैसे कुछ शख्सियात होती हैं, जैसे आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये वो लोग होते हैं जिन्हें हर तरफ डिस्ट्रैक्शन का ही ख्याल आता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, ये अभी
लाइट नहीं आए तो वो सड़कों पे निकल आएंगे, आके टायर जलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। या स्कूल में आपके ऐसे दोस्त होंगे जो स्कूल से बंक करते होंगे, भाग जाते होंगे, ठीक है। या वो जी टीचर को पीछे से चौक मारना, ठीक है। और अगर कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ 2 नंबर काम ज़्यादा करेंगे, 1 नंबर काम नहीं करेंगे। तो सरकारी महकमे में, वापडा में है तो आपसे पैसे लेके ही मामला हल करेंगे, बगैर पैसे लिए मामला कोई हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनकी शख्सियत में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये इंड्यूस भी होती है और बाय जेनेटिकली भी होती है। कुछ लोग अपने माशरे से लर्न कर लेते हैं चीज़ें, जैसे जिस महकमे में गए, कस्टम में चले गए तो कस्टम में तो है ही यही, तो उन्होंने जी वो यही लर्न कर, वापडा में चले गए, पुलिस में चले गए, उन्होंने यही चीज़ें लर्न कर ली। लेकिन कुछ लोग बाय जेनेटिक भी ऐसे होते हैं जिनको सुकून नहीं आता जब तक वो कोई क्राइम ना करें, तो उन लोगों के अंदर क्रॉनिक एंगर का इशू होता है। वो रहते ही इस तरह है एंगर में ना, वो कहीं ना कहीं एंगर ज़रूर शो करेंगे। अगर आप कहीं प्रेशर से उन्हें रोक भी लेंगे तो जब वो प्रेशर रिलीज होगा तो वो अपनी उसी चीज़ पे आ जाएंगे और एंगर शो करेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा बेटा। ऐसा ये बस एंड थी क्रॉनिक एंगर पे। ठीक है जी, ठीक है। मेरा ख्याल है सवाल जवाब आप लोग करें तो हमें ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। अच्छा, एक स्क्रीन आपने भेजा था, वो आपने हम पढ़ लिया? लोग ऐसा वो सबके पास है। ठीक है, पढ़ लिया आपने तो अच्छी बात है। शुरू करें सवाल जवाब। जी डॉक्टर साहब कोई आपका आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आवाज़ आ रही है, बताएं। सर आप सजेस्ट कर रहे थे कुछ, आप 1-2 एक्सरसाइजेस करवाएंगे, वो अगर उनमें से कोई एक एक्सरसाइज आप करवा दें, जी जी जी, मैं करवाता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइजेस करवा लो, उसके बाद हम लोग की सेशन। अच्छा देखिए, 2 एक्सरसाइजेज हैं जो आप बड़े रिलैक्स होके कर सकते हैं, जिससे आपका एंगर का थ्रेशोल्ड बढ़ सकता है। मतलब आप जो उसमें बीच में टाइम है, रिफ्लेक्स टाइम, उसको बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। तो वो जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आपका एंगर डिले होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसमें सबसे पहले है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज और दूसरी है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं पूरा शायद आपको नज़र ना आ रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे पॉस्चर को अडॉप्ट करूँ कि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाऊँ पूरा, ठीक है। एक तो देखिए डीप ब्रीदिंग करनी है, आपने रिलैक्स होकर बैठना है ना एक जगह, ठीक है, जहाँ आपको कोई तंग ना करे। वो अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो कोई कॉर्नर अडॉप्ट कर लें। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। कोई कॉर्नर अडॉप्ट कर ले, ठीक है। कोई ऐसी काम एंड क्वाइट जगह हो जहाँ, या पार्क में कहीं, या घर में है अगर तो वहाँ कोई ऐसी जगह हो जो थोड़ी सी काम हो, वहाँ बैठ के लंबा गहरा सांस लें। ये आप नेट यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। लंबा गहरा सांस, ठीक है। जैसे ये देखें मैं लेता हूँ, इसका टाइम होता है 10 सेकेंड, आपने इनहेल करना होता है, लेना होता है अंदर 10 सेकेंड। अच्छा, शुरू शुरू में 10 सेकेंड्स नहीं होगा, आप मुश्किल से 3-4 सेकेंड 5 सेकेंड ही ले पाएंगे। लेकिन बाय द टाइम आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते रहेंगे तो ये 10 सेकेंड तक पहुंच जाएगा। जितनी भी मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगा उसमें जो लॉक टाइम है वो 10 सेकेंड है, ठीक है। तो आपने इसको इनहेल करना है, ठीक है, फिर उसे होल्ड करना है, अंदर सांस को होल्ड करके रखना है। अभी तो आप सिर्फ 3 से 4 सेकेंड ही मुश्किल से होल्ड कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये करेंगे तो आपका टाइम बढ़ता रहेगा, ठीक है। उसे होल्ड करना है, फिर हल्के हल्के बाहर निकालना है, ठीक है। फिर इसी तरह, ठीक है, ऐसे 8-10 दफ़ा करना है, लेकिन 15 से 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए मुस्तकिल आप इसे करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी ऑटोमेटिक। एक तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा नज़र आ जाऊँ। अच्छा, अपने पाँव को सीधा कर लें, मैं तो मुश्किल से यहाँ नज़र आऊँ, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। पाँव अपने सीधे करें और पैर ऊपर की तरफ मोड़ें, ठीक है। हाँ, जैसे ये मैडम कर रही हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ इनको, जो आपके पाँव हैं इनको ऊपर की तरफ कर लें, अंगूठे, हाँ स्ट्रेच करें इसको। आपको स्ट्रेच फील होगा इसमें, ये जो आपके पिंडलियाँ हैं उनमें स्ट्रेच महसूस होगा आपको। हाँ, इसको करके रखें, 10 सेकेंड तक इसको होल्ड करें, ऊपर की तरफ, अभी नीचे नहीं करना है, ऊपर की तरफ खींच कर। हाँ, 10 सेकेंड पूरे हो जाए तो इनको हल्के 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 रिलीज करें, ठीक है। अब इनको रिलीज करना शुरू करें हल्के हल्के हल्के, ठीक है। तो आपको रिलैक्स बड़ा महसूस होगा। फिर दोबारा करें, ठीक है, इसको ऊपर करें, फिर स्ट्रेच करें,
ठीक है, इसको स्ट्रेच करके रखें, ठीक है, फिर इसको रिलीज करें, ठीक है। ये एक तो ये कहलाती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अच्छा, जब आप बैठे हुए हैं इस तरह, आप लोग मुझे पूरे नज़र आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बैठे बैठे भी आप इसको कर सकते हैं। वही पाँव को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, नहीं नहीं, बैठे बैठे पाँव नीचे ही रखे रहे और पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। हाँ हाँ, ऐसे लाइक दिस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसको रिलीज करें, ठीक है, फिर इसको स्ट्रेच करें। ये 10 सेकंड्स के सारे लॉग हैं, मतलब 10 सेकंड्स के लिए करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है ये हाथों का, ठीक है। इनको आप मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लें जोर से और ऐसे रख लें, ठीक है, जोर से मुट्ठी को बंद कर लें। हाँ, सीधा रख लें इसको, सीधा अपने इस पे थाइस पे रख लें। हाँ, थाइस पे रखें, जोर से बंद करें और इसको हल्के से रिलीज करें, बहुत हल्के हल्के इसको रिलीज करें, ठीक है। इसको होल्ड करके रखना है बंद करके 10 सेकंड्स तक। आप माइंड में भी गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको रिलीज करें हल्के हल्के। अच्छा, कुछ लोगों को थॉट्स का प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत इन्फ्यूजन होती है थॉट्स की ना, बार बार एक ही किस्म की सोचें आती हैं माइंड में और उससे वो बड़े परेशान होते हैं, उससे उन्हें चिड़चिड़ापन भी होता है। जैसे पास के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं या किसी ने कुछ कह दिया, उसी पे उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है जब वो इन्फ्यूजन होती है। तो उसको भी निकालने का यही तरीका है कि आप बिल्कुल टेक लगा के अपनी मुट्ठियों को सख्त कर लें 10 सेकंड्स तक। जब इनको आप सख्त करे रखेंगे, उसके बाद हल्के हल्के आप अपने दिमाग से कहेंगे कि वो बातें जो मुझे परेशान कर रही हैं, मैं मुट्ठियों के खोलने के साथ साथ उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। हल्के हल्के आप मुट्ठियों को खोलते रहेंगे और उन बातों को कहते रहेंगे कि मैं अपने दिमाग से बाहर निकाल रहा हूँ। ऐसे आप 8-10 दफ़ा करेंगे तो वो जो इंट्रूजन आपको आती है वो निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह करें, होल्ड करके रखें इसको देर तक, ठीक है। हाँ, देर तक होल्ड करके रखें जोर से, फिर इसको हल्के हल्के रिलीज करें, ठीक है। इसी तरह कंधों का है, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ आप करते रहें, ठीक है। शोल्डर्स का, इसको भी 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, ठीक है। फिर 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे। इसी तरह ये बैक मसल्स का है, आपके पास वो जो पीछे चेयर्स हैं उन पे बैठ के आप ये कर सकते हैं। आप अपनी कमर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके, ठीक है, और उस पर आपको स्ट्रेच डालें कमर पे 10 सेकंड्स के लिए, ठीक है। और फिर उसको हल्के 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 रिलीज करें, ठीक है। फिर उसको स्ट्रेच करें बैक मसल्स को। बेसिकली ये जो हमारे बैक बोन में है, जिस जगह से हम बैठते हैं, ये हमारा बिल्कुल निचला हिस्सा कहलाता है बोन का। यहाँ पर चूंकि हम बैठे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है। जब यहाँ ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है तो यहाँ टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। उन टॉक्सिन्स की वजह से आपको ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो जैसे ही आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी और आपका पेन ऑटोमेटिक रिलीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि जो आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, और काफ़ी कहीं भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसके लिए कोई ऐसी कोई स्पेशल जगह हो, आप अपने घर में और कहीं कर सकते हैं, लेकिन विद द टाइम ये इम्प्रूवमेंट लाती है। Question answer session. Please ask questions. सर आवाज आ रही है? जी जी। सर मेरा सवाल ये है, कभी ऐसा होता है हमारी किसी से आर्गुमेंट होती है, आप क्योंकि हम सब प्रोफेशनल लाइफ में हैंडल चुके हैं तो 10 तरह के होते हैं, तो अब ऐसा होता है कभी आर्गुमेंट में ना तो नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं और मैसेज, फिर बाद में ना क्या आ रहा होता है कि यार काश उसको ये भी बोल देता, बस ये भी रिवर्ट होता, ये भी बोल देता, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ये जो रिग्रेट फीलिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। उस वक्त आर्गुमेंट जब आपकी हो रही है तो आपके पास जवाब नहीं आता है, ठीक है। और जब आप वो आर्गुमेंट ख़त्म कर चुकते हैं तो आप कहते हैं अरे यार मैं तो ये कहना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था, ठीक है। वो इसलिए होता है, आप देखें जब आप कोई आर्गुमेंट कर रहे होते हैं या आपका किसी से आर्गुमेंट हो जाए या आप किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन दे रहे हो या आप किसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हो, तो आप अपने अंदर तब्दीली नोटिस करें कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, आपको दिल बाकायदा धड़कता हुआ महसूस होता है, ठीक है। हाथ पाँव में आपको खिंचाव महसूस होता है, ठीक है।
तो ये वो चीज़ें, या पेट में लोगों को खिंचाव कुछ को महसूस होने लगता है, तो बेटे ये वो चीज़ें हैं जो एंजाइटी की अलामत है और इमोशन होने की अलामत है कि आप के दिमाग के ऊपर जो है वो एमिगडाला का जो है वो कब्जा हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है। अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, ठीक है। बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा गहरा लंबा सांस लेके फिर जवाब देने की कोशिश करें। असल में क्या है, जो बीच में टाइम है ना जवाब देने का, वो आप नहीं लेते, ठीक है। उस जवाब लेने के टाइम को आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जहन उन चीज़ों को रिकैप्चर कर लेगा जो आपको आंसर देने हैं जवाब सवालों के, ठीक है। एक्चुअली आप उस वक्त एंशियस होते हैं बहुत, जैसे इस वक्त आप बैठे हुए हैं ना, आप बिल्कुल बिल्कुल आगे होके बैठे हैं, अभी आप पीछे होके बैठे हैं, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। पीछे टेक लगा के बैठे हैं सोफे से, आप ऑटोमेटिक रिलैक्स महसूस करेंगे। हाँ ये देखो, अब टेक लगा लो बिल्कुल ऐसे, देखो आपको खुद ही अपने पोस्चर से बैठने में चेंज महसूस होगा अपने जिस्म के अंदर, ठीक है। यही वो चीज़ है, उस एंजाइटी को हम ओवरकम नहीं करते और उस एंजाइटी की वजह से हम जवाब नहीं दे पाते और सुपरफिशियल बातें करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। परीक्षा को पास कर देना। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन है, कुछ लोग बोलते हैं कि जब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के बजाय रोने लग जाते हैं। They started crying. How to do that? जी बिल्कुल। असल में देखिए, इमोशन जो है ये आपके जो जज्बात हैं उनमें से एक जज्बा आपका जो है वो, एक मिनट मुझे दीजिएगा, पानी पी। उसमें से एक जज्बा ये रोना भी है, वीपिंग कह लें, क्राइंग कह लें। होता क्या है कि उस वक्त आप जज्बाती तौर पर रिजेक्ट हुए होते हैं एमिगडाला से, आपका दिल चाह रहा होता है सामने वाले की टांगें तोड़ दें, ऐसा ही है। या जिस बस में आ रहे हैं दिल चाहता है इसको आग लगा दें, ठीक है। अब जब आप ये कर नहीं पाते, ठीक है, इमोशनली तो आप बड़े चार्ज है ना, आपका दिल नहीं चाह रहा इसका गर्दन मरोड़ के फेंक दो। अब जब आप ये कर नहीं पाएंगे तो अगला इमोशन आपके पास क्या बचेगा, आपको रोना आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप बिल्कुल ऊपर पहाड़ की पीक पे चले गए। उस पीक पे जाके भी अब आप अपनी सरबुलंदी जाहिर ना कर सकें तो लाजिम बात है आपने उस पीक से नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो वीपिंग है, रोना है, क्राइंग इज पहले, ठीक है। और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे, फिर आपके जहन में आएगा यार मैंने ये तो गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं कुछ और कर लेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In this workshop, स्टूडेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो उनको इमोशन अभी करेंटली फील हो रहा है वो गुस्सा है। What if they are feeling anxiety? What if they are feeling depressed? What if they are feeling lonely? वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जो अभी मेरी फीलिंग हो रही है। जिस तरह अभी इन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि स्टूडेंट्स या कोई भी जो भी होता है, लाइक इतना गुस्सा आता है कि रो पड़ता है। Is it helplessness? Is it frustration? इससे डिफरेंशिएट कैसे करें और फिर सेंसिएशन के साथ उसको खत्म या उसको प्रोडक्टिव वे में रिलीज करने की कोशिश करें। अभी आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस बताया। फॉर इंस्टेंस आई लाइक टू शेयर माय एग्जांपल एज वेल। बहुत साल पहले देयर वाज लाइक अ टाइम एंड फेज इन माय लाइफ जब मुझे मेरी जॉब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। Because of the frustration, I was feeling angry. Not all the times. I can differentiate between the two. But what if someone isn't able? या इतना उनको अभी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है या इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इन इमोशंस में डिफरेंशिएट कर सके और उन डिफरेंशिएशन के बायस को उसकी रिलीज की कोशिश करें। So इसमें प्लीज थोड़ी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। इसके लिए एक हाँ अच्छा देखें, आप सब माशाल्लाह से बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के? हाँ बैचलर्स के, ठीक है। देखें आपको लिखना आता है, ठीक है, आप सबको लिखना आता है माशाल्लाह, तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप लिख सकते हैं, इसके लिए एक बनती है टेम्परामेंट लॉग, ठीक है।
है, टेम्परामेंट लॉग। अब देखें कि ये जो सोफा है जिस पे आप बैठे हुए हैं, इस पे आप जोर से मुक्का मारें क्या होगा? ना आपको चोट लगेगी ना सोफे को चोट लगेगी। और यही मुक्का आप सामने स्क्रीन पे मार दें तो क्या होगा? आपकी आवाज पूरी कर रही है, थोड़ा इको कर रहा इशू से है। बताइएगा। जी। अब देखें, अभी सही है? अभी सही है? जी बेहतर, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी आप सोफे पे बैठे हैं, सोफे पे मुक्का मारिए जोर से तो क्या होगा? ना आपको चोट लगेगी ना सोफे को चोट लगेगी। लेकिन यही मुक्का आप सामने जो स्क्रीन है उस पर मार दें जोर से, स्क्रीन भी टूट जाएगी, आपका हाथ भी जख्मी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बनती है टेम्परामेंट लॉग। अब टेम्परामेंट यही है, देखिए टेम्परामेंट होती है बेसिकली लचक। जिस आदमी में जितनी लचक है वो उतना कामयाब है, ये बात मेरी याद रखिएगा। जो जितना अकड़ा हुआ है वो उतना नाकाम होगा। ठीक है, क्योंकि आदमी जो है वो मरने के बाद अकड़ जाता है। जब सख्त आप किसी मुर्दा को देखेंगे वो आप उसको फिर मोड़ नहीं सकेंगे, थोड़ी देर बाद उसके जॉइंट वॉइंट सब लॉक हो जाते हैं, अकड़ जाता है। तो ये जो अकड़ना है ये मुर्दे की निशानी है, और ये जो टेम्परामेंट है अपने आप को एब्जॉर्ब करना, चीज़ के कोई भी इम्पैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करना, ये जिंदा लोगों की निशानी। तो एक तो ये कि आप ये टेम्परामेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आप एक बनाएं टेम्परामेंट लॉग। टेम्परामेंट लॉग ये है कि जो जहां आप नोट्स बनाते हैं या कोई आपके पास डायरी है, पहले तो डायरी लिखा करते थे, अब तो ये मोबाइल आ गया तो लोगों ने डायरियाँ लिखनी छोड़ दी। ठीक है, लेकिन बहरहाल आप किसी पेपर पे लिख के फ्रिज पे भी लगा सकते हैं चकमक के साथ। तो आप उस पर लिखें आज दिन में आपको कितनी दफ़ा गुस्सा आया, कितनी दफ़ा आपने गुस्से का इजहार किया, कितनी दफ़ा आपने चिढ़ के जवाब दिया, कितनी दफ़ा आपको दिल चाहा कि आप रो लें। ये वो सारी चीज़ें जो आप लिखें उस पर, और कितनी दफ़ा आप खुश हुए, कितनी दफ़ा आप हंसे, कितनी दफ़ा किसी ने आपको हंसाया। तो यहाँ आपको एहसास होगा एक हफ़्ता ये करके कि आपकी EQ अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इमोशनल क्वेश्चन। ठीक है, एक तो होता है IQ, पहले होता था ना ये CSS जो है ये ग़ुलामी के दौर के इम्तिहान है। अब ये उधर वेस्ट में नहीं होते, आप वेस्ट में जाओगे वहाँ ये CSS नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हम गुलामों पे जब अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत करता था तो हम गुलामों की वो देखते थे, भाई ज़्यादा अक्लमंद कौन है उसको ले लो काम के लिए, भाई तुम यहाँ बैठ जाओ, 10 लोगों को जाने देना, 5 को रोक लेना, फिर 10 को जाने देना। वो हमसे ये काम लेता था, इससे ज़्यादा उसने हमसे कोई काम नहीं लिया। ठीक है, या उसने ये जो सारी चीज़ें बनाई ये उसी तो बात ये है कि अब जिस चीज़ की इस दौर में पिछले 15-20 साल से वैल्यू है वो है EQ। आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, और EQ आप लर्न कब करोगे? लर्न जब करोगे जब आप अपने इमोशंस को लिखना शुरू करोगे। वो चाहे आप एक पेपर पे लिख के फ्रिज पे लगा दो, डायरी पे कहीं लिखते रहो। रोज़ आप कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, आप देखें क्लास अटेंड करने के बाद आपके इमोशंस कैसे रहे, दोस्तों से बात करने के बाद इमोशन कैसे रहे। तो जब आप ये लिखोगे तो आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने शुरू कर दोगे। अच्छा, फिर आपको ये पता चलेगा कि जब मैं उदास हुआ था टीचर की एक किसी बात पे, या दोस्त ने मुझे कुछ कह दिया, या किसी और ने मुझे कुछ कह दिया और मैं उस बात पे उदास हुआ था तो मुझे गुस्सा आया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे मेरा एंगर ट्रिगर होता है। तो एक तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है, वो आसान सा तरीका ये है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे। नेचुरल रिस्पॉन्स है, मतलब ये बॉडीली रिस्पॉन्स है। मतलब देखिए 2 तरह के रिस्पॉन्स, बल्कि रिस्पॉन्स 3 तरह के होते हैं। मैं ये भी आपको क्लियर कर दूँ। एक आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, जैसे आप कुर्सी पे बैठे और वहाँ कोई चीज़ रखी थी, आपको चुभी, आप फ़ौरन उठ जाएंगे, ये बॉडी रिस्पॉन्स है। जहाँ से मुझे गर्म हवा आ रही होगी मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, ये बॉडी रिस्पॉन्स है। एक ब्रेन का रिस्पॉन्स है जो ज़रा ये होता है कि जी आज कोई पोइट्री पढ़ लेते हैं, आज मैडम के पास बैठ के ज़रा कोई ऐसी बात करिकुलम के अलावा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैडम से पूछ लेते हैं जब ये परेशान होती हैं तो क्या करती हैं, थोड़ी हमारी रहनुमाई हो जाएगी, हम क्या करें। या किसी दोस्त से मशवरा ले लेते हैं, या किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो मैरिड हैं और फैमिली के लोग हैं। एक आपका रिस्पॉन्स आता है स्पिरिट का, आपकी रूह का। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स वो होता है, आप महसूस करेंगे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होंगे जिनके पास बैठ के आपको वैसी खुशी महसूस होगी, आप बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। अगर आपका बिल्कुल ही फ़र्ज़ कीजिए किसी का IQ कम है तो ये बॉडीली रिस्पॉन्स उसमें आना पहले शुरू हो जाएगा और वो उन चीज़ों को अवॉइड करने लगेगा जिनसे उसे गुस्सा आता है। तो एक तो एंगर ये कंट्रोल कर लेगा। जो ब्रेन से डिसीजन लेते हैं आप लोग माशाल्लाह बैचलर्स लेवल पे हैं, तो हम ये तसव्वुर करते हैं
कि आप लोग जो है वो ब्रेन से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक जगह की एक कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो ब्रेन से रिस्पॉन्स लेते हैं वो उस चीज़ को समझेंगे कि जब ये बात अम्मी मुझे कहती हैं बर्तन धो तो ही मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। तो मैं ज़रा सॉन्ग्स लगा के बर्तन धो लेती हूँ, ठीक है। या अम्मी से कहती हूँ अगर आपने मुझसे ये बर्तन धुलवाने हैं तो फिर आप 1 घंटे तक मुझे पढ़ने देंगी, तंग नहीं करेंगी। ये बार्गेनिंग की पोजीशन आ गई, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको एंगर ओवरकम करने में फ़ायदा देंगी, ठीक है। और जो स्पिरिट वाले लोग हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो बर्तन धोने में भी कोई नई चीज़ निकाल के ले आएंगे कि जी अच्छा तुम इस तरह धोते हो, हम इस तरह धोएंगे, देखो ये ज़्यादा चमकते हैं, ठीक है। तो जो ये स्पिरिट वाले लोग होते हैं ना, इनका रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन इन सब इमोशंस को समझने के लिए जो पहला सबक है वो ये है कि इन इमोशंस को आप लिखें, ताकि आपको पता चले कि जब वालिद साहब आपको किसी चीज़ पर डांटते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं। आप डिस्पेयर महसूस करते हैं, आप डिप्रेस महसूस करते हैं, आप वीप करते हैं, चिढ़ जाते हैं, ठीक है। आपका दिल चाहता है अपनी कलाई काट लें। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वो उनकी गर्लफ्रेंड ने मिलने से मना किया तो कलाई काट ली, ठीक है। ऐसे भी देखें, ये बहुत, आप 100 में से एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। कलाइयाँ कटी हुई घूम रहे होते हैं, ठीक है। वो हमारा एक दोस्त था, वो काट लिया करता था। मैंने कहा यार सही से काटो ताकि हमें मौका मिले स्टिचिंग करें, तो तुम ऊपर से काट लेते हो, ठीक है। तो ऐसे भी लोग, ये इमोशनली अनस्टेबल लोग होते हैं, देखिए। ये इमोशनली इतने अनस्टेबल हैं कि थोड़ी सी इनको फ्रस्ट्रेशन हुई, थोड़ी सी इनकी ग्रेटिफिकेशन में डिले हुआ और उन्होंने फ़ौरन अपने आप को नुकसान देना शुरू कर दिया, अपने एंगर का एहसास शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें, लेकिन ये वहाँ से शुरू होगा जहाँ आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो आपको अपना अक्स नज़र आएगा उस कागज़ में जहाँ आपने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन मैम वो वाला कहता है बस ठीक है, चला जी वालेकुम सलाम। कम्युनिटी जीन्स में एंगर होती है। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी फैमिली के बारे में, और एक मैं जानने वाले भी हैं, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था। तो वो बच्चा पहले स्टूडेंट था, वो डेली रूटीन और लाइफ को बताते थे। तो क्या बाइपोलर डिसऑर्डर इफेक्ट्स द स्टेट ऑफ फ्यूचर लाइफ? अच्छा, बाइपोलर, मैं आपका सवाल पूरा समझ नहीं पाया, लेकिन मैं आपको जवाब देने की बेटा कोशिश करूँगा कि सर आप कहते हैं कि एंगर मैनेजमेंट, एंगर डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो ये जीन्स पे भी जी मैटर करती है। जी मतलब क्या वाइब अब उसको 25 साल की एज में डायग्नोज हुआ है भाई, आपको हम्म, तो पहले यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो ये इफेक्ट उनके फ्यूचर लाइफ और करंट लाइफ पे इफेक्ट करती है। अब वो कहते हैं कि ये तो मेरे वो डॉक्टर साहब के जीन्स में है, हेरिडिटी में, डॉक्टर माजिद आफी से मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, काफी रिहैबिलिटेशन सेंटर में आए थे वो, लेकिन उनका एंगर मैनेजमेंट फिर भी मतलब कम नहीं हुआ, दिन ब दिन घटता ही जाता है। वो जरा सी बात में ट्रिगर हो जाते हैं और मौका तलाश करते हैं कि भाई वो डोमिनेंट है। जी वैसे भी मेल सोसाइटी है तो वो उस सबसे ज्यादा। जी मैं कहना चाह रही हूँ कि क्या ये बचपन से ही गुस्सा आपके नस नस में बैठ गया है? हाँ, मैं बताता हूँ। देखें, एक बात तो ये है बेटी, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? देखें, एक बात तो ये है जी कि जी आ रही ये जो साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, ये साइकेट्रिक इलनेसेस जो होती हैं, ये आपके इमोशंस की होती हैं बेसिकली। ऐसा ही है, आपके इमोशन डिस्टर्ब होते हैं तो आप अपने आप को कहते हैं कि जी मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, या साइकेट्रिस्ट भी जिन चीज़ों का इलाज करते हैं वो यही इमोशंस होते हैं जिनको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये 80% जेनेटिक होती हैं चीज़ें, ठीक है। 20% रोल होता है कि एनवायरनमेंट से उनका कुछ असर हो और उसको, लेकिन ये जो लर्निंग है ना, ये उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। हम उसे, किसी को भी गुस्सा आता है, फर्ज करें कोई है जो बाइपोलर का पेशेंट है और उसे गुस्सा आता है, बचपन से गुस्सा आता है,
बिल्कुल उसके जीन में है गुस्सा और उसे गुस्सा आता है, हम बातें, लेकिन हम उसकी लर्निंग ऐसी करा सकते हैं कि वो उस चीज़ को डिले कर सके और अपनी ग्रेटिफिकेशन उसकी डिले होगी तो उसको गुस्सा आना कम हो जाएगा। इसमें एक बात ये भी है कि ये जो बाइपोलर बीमारी है ना, ये इसको बाइपोलर इसलिए कहते हैं, बाई का मतलब है दो, पोलर का मतलब पोल, तो इस बीमारी के दो पोल हैं, एग्जैक्टली अपोज हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक तरफ बहुत तेज़ी है, खुशी है, गाने गाना, बहुत ज़्यादा बातें करना, अपने आप को तोप चीज़ समझना, अपने खिलाफ कोई बात न सुनना। दूसरी तरफ है डिप्रेशन, उदासी, मायूसी, ज़िंदगी ख़त्म करना, सुसाइड के ख्यालात। अब ये बाइपोलर वाला ऐसे घूम रहा होता है, इधर 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 इधर, ठीक है। इसको बेसिकली बीच में रखना होता है, ठीक है। जब आप इसको बीच में लाने में कामयाब हो जाएं दवाओं के ज़रिए, अब आप इसकी लर्निंग करवाएं कि आप अपने इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। जब आपकी नींद ख़राब होने लगे तो आपने क्या करना है, जब आप थोड़ी सी बात पे चिढ़ने लगो तो आपने क्या करना है, ठीक है। जब आप ज़्यादा बातें करने लगो तो आपने क्या करना है, ठीक है। जब आप रोने लगो बिला वजह तो आपने क्या करना है, ठीक है। जब आपको गुजरे हुए वक्त के बारे में ख्यालात आना ज़्यादा शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है। अब बाइपोलर वाले पेशेंट के साथ होता ये है अमूमन कि जब हम डिप्रेशन ठीक करने की दवा देते हैं उसको, तो चूंकि वो खुशी लाने की दवा होती है तो वो इस तरफ चला जाता है, और जब इधर हम उसकी खुशी, तेज़ी, गुस्सा ये कम करने की कोशिश करते हैं तो वो डिप्रेशन वाली साइड पे चला जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनको मैनेज करके बीच में रख लेते हैं, लेकिन अगर आप उनको ये लर्न करा दें, उनकी टेम्परामेंट लॉग बनवा दें और वो इस काबिल हो जाएं कि अपनी टेम्परामेंट लॉग को बना के, पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकें, तो आप उनके एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें वो जो कहते हैं ना, लहरों के रहमो करम पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये तो है ही गुस्से वाला, ये गुस्सा करेगा। नहीं नहीं नहीं, उसको आप लर्न करवाएं कि ये तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हें भी नुकसान दे रहा है और हमें भी नुकसान दे रहा है, हमारा रिलेशनशिप भी तुम्हारे साथ खराब कर रहा है। पानी दे ड्रेसिंग डिस्कस किया था, तो मुझे ड्रेसिंग इस तरह से एंगर रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपने एक तो ड्रेसिंग किया था, मुझे नहीं लगा वो ठीक है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे आप एग्जाम में फेल हो जाए तो आप क्या करोगे? एक हल तो ये है कि जाके जो टीचर है जिसने आपको फेल किया है, अब आप उस तक अगर पहुंच नहीं सकते तो आप कहेंगे भाई एग्जाम में बेईमानी हुई, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैंने सब कुछ किया था और मैं फेल हो गया, ठीक है। एक तो ये मैं एंगर का इजहार करूं, जाके दोस्तों में कहूं कि जी ये तो बिल्कुल ही मेरे साथ ना, मैंने तो इतना पढ़ता था और ये इन्होंने सब जुल्म किया मेरे साथ, ठीक है। वो हम एग्जाम देते थे, तो आप लोग तो यहाँ इधर का मुझे पता नहीं, कराची का, मैं तो हूँ सक्खर का बेसिकली, मैं आजकल हूँ हैदराबाद में। तो हमारे सक्खर में ये होता था कि वो अचानक से पता चलता था जी बाइकाट हो गया। अबे भाई क्या हो गया बाइकाट? वो पर्चे फाड़ते फिर रहे, अरे भाई वो पर्चा छुपा के भागते थे कि हमारा पर्चा ना फाड़ दें, उस पर हमने तो सारा लिख लिया, ठीक है। तो ये अब फर्ज कीजिए कि आपको ऐसे सवाल आ गया एग्जाम में, ये मैं फॉर एग्जांपल सारी बातें कह रहा हूँ कि आपको नहीं आता या आपका रिजल्ट ऐसा आ गया, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं सुकून से और सोचें कि क्या हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है आपने सवाल का जवाब उस तरह से ना लिखा हो जिस तरह से उसकी की बनी हुई हो, तो आपको अप्रोप्रिएट नंबर ना मिले, ठीक है। आप अपने जज्बात को थोड़ा सा काम डाउन करें। ये फ़र्ज़ करें कि पता चलता है आपके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, आप अस्पताल पहुंचते हैं और पता चलता है कि वो तो एक्सपायर हो गया, वही डॉक्टरों को मारना शुरू कर दिया, हंगामा हो गया, अस्पताल की शीशे तोड़ दी। वहाँ अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं, अच्छा आपके शीशे तोड़ने से वो बंदा वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि आप एंगर तो उसका काबिश हो गया, लेकिन वहीं अगर आप रुक जाएं, आप अपने दोस्त को कैटर करें, वहाँ से ले जाएं, कुछ दिन बाद आके डॉक्टर साहब से डिस्कस करें, तो हो सकता है आपको वजूहात पता चल जाए जो आपको पहले नहीं पता। लेकिन ये वही है जहाँ आप सप्रेस करके अपने इस इमोशन को जो डिस्ट्रक्टिव है इसको रोक लें, ठीक है। लेकिन ये एक दफ़ा दो दफ़ा में नहीं होगा, इसकी तो आपको बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जहाँ मुझे एंगर आता है वहाँ मैंने इसको रोकना है, सप्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा सा मैं अपने खुद के हवाले से कहना था, पूछना था आपसे। अच्छा, लिटरली मेरे साथ ये होता है कि मैंने अपने एक ज़मीर पे एक नाम रखा था, एक अपना
उसी के जवाब खुद से ही मांग रहा हूँ। इसमें बहुत सारी दफा ऐसा होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है कि अगर मैं किसी से कोई चीज पे बहस कर रहा हूँ तो वो पर्सन, अगर मैं उससे डर रहा हूँ या कोई चीज है तो मेरी आवाज जो है ना वो थोड़ी सी क्या कहते हैं सांस फूलने लग जाती है। तो अब ये अगर दो बंदे हैं जो आपस में अंदर अगर हम इसको जो है वो अच्छा, ये जो आपने चीजें बताई सारी, ये सब एंजाइटी से रिलेटेड है कि आपकी सांस फूलने लगती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि हल्के हल्के हाथ पाँव कँपाने लगते हैं, सांसें बड़ी बड़ी आने लगती हैं, दिल की धड़कन आप महसूस करने लगते हैं। बाज़ दफ़ा हाथों पाँव में पसीने आने, बेचैनी शुरू हो जाती है, पाँव को ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या उंगलियों को इस तरह, इसको फिजिट करना कहते हैं, ये आप करना शुरू कर देते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। या कुछ लोग नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये वो सारी अलामतें हैं जो सब अलामतें एंजाइटी की, ठीक है। और ये 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं चलती है। अगर आप अपने आप को काम कर लें 15-20 मिनट के लिए, आप अपने इस इमोशन को रोक के बैठ जाएं, तो इसके बाद जो आएगा वो रिलैक्सिंग होगा। ये एक तूफान की तरह होता है, स्टॉर्म की तरह होता है, ये गुजर जाता है, इसके बाद पीछे सुकून है। इसको आपने काम बैठ के गुजारना, बस अपने आप को रिलैक्स कराना, ठीक है। और अपने आप को ये समझाना, सॉरी चला नहीं जाएगा, क्या करेंगे? हाँ, दोबारा पूछिएगा बेटे। उसके लिए वो बंदा सामने वाला नहीं जाएगा, बातें सुना करके आपको और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब उसी वक्त दें। ये आप मेरे जहन में रखिए। देखें, ये बॉडीली रिस्पॉन्स है, उसी वक्त जवाब देना, ठीक है। आप अहादीस की किताबें पढ़ें, उनमें बहुत सारी जगह आप पढ़ेंगे कि उन्होंने जवाब देने के लिए टाइम मांगा, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देने के लिए अहादीस की किताबें, ठीक है। जैसे खातून आई, उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा जो है वो खजूरें बहुत खाता है, तो उन्होंने उनको कहा 3 दिन बाद आना, फिर जवाब दूंगा। आप समझ रहे हो? देखो, बात ये कि सामने वाले को भी आप देखो, EQ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो अभी मैडम ने थोड़ी देर पहले सवाल किया, उसके मैंने बड़ा लेंथी जवाब दिया था। EQ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने इमोशंस को समझें, उसके बाद जब आप अपने इमोशन को समझने लगेंगे तो सामने वाले के इमोशन को ऑटोमेटिक समझने लगेंगे, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सामने वाले के इमोशंस को भी समझें, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली 6 बज गए, मुझे जाना होता है क्लिनिक 6 बजे, ठीक है। तो मैं आपसे जाना चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन करेंगे, ठीक है। Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir.